Hello students, today we will continue with the second part of our chapter, The Making of a Scientist. That is chapter 6 from our supplementary book, Footprints Without Feet. So in first part we started कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं वो बहुत सारी बटरफ्लाइज को उनकी सारी स्टेजेस के जो फीमेल मोनाक्स की बटरफ्लाइज फीमेल मोनाक्स की ऑल स्टेजेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको रेज कर रहे थे अपनी बेसमेंट में. And he was also tagging and contributing for a research done by Dr. Yucart. And like इस research में वो किस तरह उनकी help कर रहे थे, like he was tagging butterflies with light adhesive. And उसके बाद उन्होंने found किया कि उनमें से जितने भी बहुत सारे साल उन्होंने यही काम किया, बट बाद में उनको ये लगा कि ये जो काम है बहुत ही टीडियस है, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग है. तो उन्होंने और क्योंकि जो इतनी सारी बटरफ्लाइज को उन्होंने टैग करके भेजा और उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज वापस रिकैप्चर हुई. तो उसके बाद देखते हैं व्हाट इज देयर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेट्स सी. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. What experiments and projects does he then undertake, and what are the qualities that go into the making of a scientist? तो जब रिचर्ड एब्राइट ने विन नहीं किया साइंस फेयर में, उनको कोई प्राइज़ नहीं विन किया उन्होंने, तो उन्होंने इससे क्या सीखा एंड क्या एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स उसके बाद उन्होंने अंडरटेक किए, क्या प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक पर्सन को साइंटिस्ट बनाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. और जब उन्होंने अपने 7th स्टैंडर्ड में when he was in 7th standard he participated in county science fair और उसमें वो हार गए, तो ही गॉट अ हिंट व्हाट रियली साइंस इज. उस हार के बाद उनको एक्चुअल में एहसास हुआ कि एक्चुअल साइंस है क्या. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग. और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग थी कि वहाँ वो लूज़ कर गए थे, हार गए थे और उनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिला था. एंड वाइल अदर्स जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उस साइंस फेयर में, दे हैड वॉन समथिंग. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. अब उन्होंने इस साइंस फेयर में क्या किया था, उनकी जो एक्टिविटी थी, उनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि उन्होंने इस साइंस फेयर में फ्रॉग के टिश्यूज़ होते हैं उसकी स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में दिखाया था, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब ये तो उनका सिर्फ एक शो था, उन्होंने सिर्फ वो स्लाइड्स दिखाई थी, बट इस साइंस फेयर में हारने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो विनर्स हैं दे हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. मतलब जीतने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना ज़रूरी है, नॉट ओनली अ डिस्प्ले. So he wrote to Dr. Yucart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. So उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा कि उनसे आइडियाज़ पूछे कि उनको क्या करना चाहिए, एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. तो उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट ने वापस उनको बहुत सारी सजेशंस, स्टैक मीन्स अ पाइल ऑफ सजेशंस, उनको लिख के भेजी कि उनको किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए. And those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. और जब ये जो सारी सजेशंस थी, इन सजेशंस ने जो एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज़ दिए थे डॉक्टर यूकार्ट ने एब्राइट को, तो इनको फॉलो करते हुए एब्राइट अपना पूरे हाई स्कूल के टाइम में वो बहुत बिजी रहे इनको फॉलो करते हुए इनके एक्सपेरिमेंट्स में. And these experiments led to prize projects in county as well as in the international science fairs. अब इन एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने करके दिखाया तो काउंटी मीन्स रीजनल साइंस फेयर तो एक तरफ रहा, इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उन्होंने प्राइजेस जीते. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 7th स्टैंडर्ड में उनका जो प्रोजेक्ट था वो फ्रॉग के स्किन के जो टिश्यूज़ थे उन्होंने वो दिखाए थे.
नाउ इन 8th स्टैंडर्ड जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया वो क्या था, ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़। उन्होंने वायरल डिजीज़ के कारण को फाइंड करने की कोशिश की। कौन सा वायरल डिजीज़, जो कि नियरली ऑल मोनाक कैटरपिलर्स को एवरी फ्यू ईयर्स कुछ एक सालों में मोनाक कैटरपिलर्स को मार देता है। ऐसा वायरल डिजीज़ कौन सा था, उन्होंने ये ट्राई किया फाइंड करने का, इसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट ने ये सोचा कि शायद ये जो डिजीज़ है, ये जो वायरल है, वो एक बीटल से लाया जाता है। मतलब बीटल की प्रेजेंस में जब इनको बीटल की प्रेजेंस होती है इन मोनाक कैटरपिलर्स के पास, तो मे बी उस वजह से इनको वायरल हो जाता है और ये सारे कैटरपिलर्स मर जाते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन कैटरपिलर्स को इन बीटल्स की प्रेजेंस में रेज करने की, ग्रो करने की कोशिश की। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। और उन्होंने कहा कि मुझे इसका कुछ रियल रिजल्ट नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड एंड शॉट दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। अब ये तो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि वो बीटल की प्रेजेंस के कारण ये मोनाक कैटरपिलर्स को वायरल हो जाता है। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, बट वो कह रहे हैं, रिचर्ड एब्राइट इज सेइंग कि उन्होंने आगे बढ़कर ये चीज़ को शो किया कि उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया है, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है, एंड दिस टाइम आई वन। और इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने से ही और ये प्रूव करने से कि ऐसा नहीं होता, मतलब उनकी सोच थी कि बीटल्स की प्रेजेंस में वायरल होता है कैटरपिलर्स को, बट ऐसा नहीं होता, ये तो प्रूव हो गया कि बीटल की प्रेजेंस का इस पे कोई फ़र्क नहीं है। सो दिस टाइम ही वॉन, तो वो इस टाइम जीत गए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक्स। अब नेक्स्ट ईयर, पहले तो उनके 7th स्टैंडर्ड, देन 8th, अब नाउ 9th स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट ईयर उनका जो साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था वो ये टेस्ट करना था, इस थ्योरी को टेस्ट करना कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं दे कॉपी मोनाक्स। अब दो तरह की बटरफ्लाइज की स्पीशीज बताई गई है, वाइसरॉय और मोनाक्स। जो वाइसरॉय होती हैं उन्होंने कहा कि वो मोनाक्स को फॉलो करती हैं। सो दिस अपर वन इज मोनाक्स एंड द लोअर वन इज वाइसरॉय. So the theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब वो क्यों वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनाक्स को क्यों कॉपी करती हैं, उसका ये क्या रीज़न था, क्या थ्योरी थी इसके पीछे। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज जो हैं, जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं, वो मोनाक्स की तरह इसलिए दिखना चाहती हैं क्योंकि मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि वो मोनाक्स का जो टेस्ट है वो बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता। So the birds avoid monarchs to eat for their food, and वो वाइसरॉयज उनको टेस्ट अच्छा लगता है तो वाइसरॉयज को वो खाना चाहते हैं, इसलिए जो वाइसरॉयज है वो बर्ड्स का भोजन ना बने, इसलिए वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। वाइसरॉयज ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉयज जो हैं वो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो बर्ड्स के लिए, बर्ड्स को उनका जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। सो the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना वो monarchs की तरह दिखेंगे उतना ही bird उन्हें कम खाएंगे। That's why viceroys tried to copy monarchs. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था, इट वॉज टू सी कि एक्चुअल में क्या बर्ड्स मोनाक्स को खाते हैं। अब वो ये देखना चाहता था कि क्या एक्चुअल में बर्ड्स मोनाक्स को खाते हैं या नहीं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट। अब उसको ये फाइंड आउट किया इन्होंने कि जो स्टारलिंग बर्ड है, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ अ स्टारलिंग बर्ड। तो ये जो स्टारलिंग बर्ड है ये आम जो जैसे बर्ड्स कुछ भी खाना खाते तो वैसा खाना ये नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट, और जितनी भी इसको मोनाक्स मिलती हैं, मोनाक बटरफ्लाइज, ये उन्हीं को खाता है। एब्राइट सेड लेटर research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. और बाद में एब्राइट कहते हैं कि बाद में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई जिसमें बाकी लोगों ने ये शो किया कि जो वॉइसरॉयज हैं वो डेफिनेटली कॉपी करती हैं मोनाक्स को, वो मोनाक्स की तरह ही दिखने के लिए दिखना चाहती हैं।
and they tried to copy them. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. अब उनका ये जो प्रोजेक्ट था कि जो उन्होंने ये देखने की कोशिश की थी कि वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनैक्स, कि क्या बर्ड्स मोनैक्स को खाते हैं या नहीं, और ये फाउंड किया कि स्टारलिंग जो है वो सिर्फ मोनैक्स को ही खाता है, आम बर्ड्स की तरह कुछ भी नहीं खा लेता। तो ये जो उनका प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, ये फर्स्ट प्लेस पे रहा जूलॉजी डिवीज़न में, और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर, ओवरऑल रीजनल साइंस फेयर में ये थर्ड प्लेस पे रहा। In his second year in high school, Richard A. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में जब वो थे, तो सेकेंड ईयर था उनके हाई स्कूल में, तो रिचर्ड ए ब्राइट बिगेन द रिसर्च, उन्होंने ये रिसर्च शुरू की, उन्होंने एक रिसर्च शुरू की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जिससे उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर किया, जिसका अभी किसी को नहीं पता था, ऐसा इंसेक्ट हार्मोन उन्होंने डिस्कवर किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और यही जो अननोन इंसेक्ट हार्मोन उन्होंने फाउंड किया, ये जो इसी वजह से उन्होंने एक थ्योरी बनाने में कामयाब हुए, जो कि थी लाइफ ऑफ सेल्स। So that because of this insect hormone, unknown insect hormone, he was able to give a theory on the life of cells. सेल्स की लाइफ कैसी होती है, वो जो इस थ्योरी को इसीलिए प्रोड्यूस कर पाए, दे सके साइंस वर्ल्ड को। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, अब जो क्वेश्चन का उन्होंने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की, इट वॉज सिंपल। और ये क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनैक प्यूपा, कि एक मोनैक प्यूपा के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो उसका क्या पर्पस है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर किसी को ये लगता था कि ये जो स्पॉट्स हैं ये जस्ट ऑर्नामेंटल हैं, डेकोरेशन के लिए हैं, ब्यूटी के लिए हैं। एब्राइट ने ऐसा कहा कि हर किसी को ऐसा ही लगता था। बट डॉक्टर यूकार्ट डिडंट बिलीव इट, बट डॉक्टर यूकार्ट जो थे उनको इस बात में विश्वास नहीं था कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल स्पॉट्स हैं। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर यूकार्ट को फॉलो कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जो वो बिलीव करते थे, तो एब्राइट का भी इंटरेस्ट उसी तरफ था। अब डॉक्टर यूकार्ट ये नहीं मानते थे कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स हैं किसी भी मोनैक प्यूपा के ऊपर वो ऑर्नामेंटल हैं, जैसे कि बाकी साइंटिस्ट लोग मानते थे। तो एब्राइट ने एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, साइंस स्टूडेंट के साथ मिल के एक डिवाइस बनाया, जिससे ये शो होता था कि जो स्पॉट्स हैं, ये गोल्डन स्पॉट्स, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, एक बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो इन गोल्डन स्पॉट्स के कारण होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो इस प्रोजेक्ट से जब उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये स्पोर्ट्स, क्योंकि इनसे एक हार्मोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, एंड तो ये जो उनका प्रोजेक्ट था ये इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, ये फर्स्ट प्लेस पे रखा गया पूरे काउंटी फेयर में, एंड उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of Walter Reed Army Institute of Research. तो इस प्रोजेक्ट के कारण, अपनी इस डिस्कवरी के कारण उनको जब वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें एंट्री मिली, तो वहाँ पे उन्होंने थर्ड प्लेस पे इसे रखा गया। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी में थर्ड प्लेस पे थर्ड प्राइज़, एंड देन ऑल्सो गॉट ए चांस, और उसके बाद उनको साइड बाय साइड ये भी चांस मिला कि अपनी समर वेकेशन में जाके एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में अपनी फर्दर रिसर्च कर सकती हैं। कहाँ की एंटोमोलॉजी
लेबोरेटरी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, जहाँ पे उनको सारे के सारे जो भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स एंड जो भी जो वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स और उनको चाहिए थे, इक्विपमेंट्स चाहिए थे और मशीनरी चाहिए थी जो अपनी इस इंसेक्ट्स की स्टडी को आगे ले जाने के लिए वो वहाँ पे वो टेस्टिंग कर सकते थे. सो ही गॉट अ चांस टू वर्क देयर. एज अ हाई स्कूल जूनियर, Richard Albright continued his advanced experiments on the monarch pupa. अब एज अ हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल में जब वो थे एज ए जूनियर अपने जूनियर ईयर में, तो रिचर्ड एब्राइट ने अपनी एडवांस एक्सपेरिमेंट्स के साथ कंटिन्यू किया. अब वो किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे? ऑन द मोनाक प्यूपा, मोनाक बटरफ्लाई के प्यूपा पे अपनी एडवांस्ड रिसर्च जो थी, एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंटिन्यू किए. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. अब इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उनका जो प्रोजेक्ट था फर्स्ट प्लेस पे रहा. एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. तो फिर अगेन उनको दोबारा चांस मिला वहाँ पे आर्मी लेबोरेटरी में समर में जाकर वहाँ पे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने का. इन हिज सीनियर ईयर, अब पहले तो जूनियर ईयर की बात थी, अब यहाँ पे सीनियर ईयर की बात हो रही है. तो ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे बढ़े. अब ये स्टेप में उन्होंने क्या किया? ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनाक्स विंग्स in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. अब एक स्टेप उन्होंने फर्दर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया वहाँ पे. तो उन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं, ही ग्रू सेल्स, पहले उन्होंने एक मोनाक के विंग से, मोनाक के जो विंग्स होते हैं, मोनाक बटरफ्लाई का विंग, वहाँ से एक सेल्स लिया. ही ग्रू सेल्स, वहाँ से सेल्स लिए और उनको एक रेगुलेटेड टेम्परेचर में ग्रो करने की कोशिश की. रेगुलेटेड कल्चर मीन्स रेगुलेटेड टेम्परेचर. उन सेल्स को रेगुलेटेड टेम्परेचर में ग्रो किया एंड शोड, और क्या शो किया कि ये जो सेल्स हैं ये आगे जाकर ये डिवाइड हो जाते हैं. जब ये ग्रो होते हैं तो बढ़ते हैं, तो बाद में डिवाइड हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स. और जो एक बटरफ्लाई की विंग्स के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती हैं, उसमें ये चेंज हो जाते हैं. एंड वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और ऐसा क्यों होता है? ये जो विंग के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? अगर उनको वो हार्मोन मिले जो गोल्ड स्पॉट से सीक्रेट होता है, रिलीज होता है. तो दैट मीन्स आई एम रिपीटिंग इट कि उन्होंने सेल्स लिए मोनाक के विंग से, उसको एक रेगुलेट टेम्परेचर में ग्रो किया और ये देखा कि ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स के स्केल्स में डेवलप होते हैं. नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स के स्केल्स बन जाते हैं अगर उनको गोल्ड स्पॉट्स से, प्यूपा के जो गोल्ड स्पॉट्स जिसकी पहले हमने बात की, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज करता है वो अगर हार्मोन मिलता है तब ये नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स के स्केल्स में डेवलप होते हैं. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. और उनका ये जो प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया, फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन doing further work at the Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Agriculture. अब उन्होंने अपनी जो समर थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना जो फर्दर वर्क था वो समर में उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर at Harvard University, Albright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spores. अब अगले साल फिर से फॉलोइंग समर मतलब आने वाली नेक्स्ट ईयर की जो समर थी अपना जो उनका, अब ये उनका पहला साल था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन की तरह, मतलब उनका फर्स्ट ईयर था वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे अपने पहले साल में एब्राइट ने क्या किया? ही वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. वो लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. अब जो हार्मोन उन्होंने नोट किया था कि गोल्ड स्पॉट्स से जो निकलता है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है विंग्स के स्केल्स को प्रोड्यूस करने में.
तो उन्होंने इसके ऊपर और काम किया, उस हार्मोन के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट से प्यूपा के मोनाक प्यूपा के गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन रिलीज होता था उसके ऊपर उन्होंने और रिसर्च की। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब इस लेबोरेटरी में जो लेटेस्ट जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी हेल्प से ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में सक्सेसफुल रहा। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब 1.5 साल बाद 1.5 ईयर के बाद अपने जूनियर ईयर में एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो यहाँ से उसे आइडिया मिला अपनी नई थ्योरी जो सेल की लाइफ है, थ्योरी ऑफ सेल लाइफ, इसका आइडिया उन्हें वहाँ से मिला। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone। अब जैसे उन्होंने हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो ये आइडिया सेल लाइफ की थ्योरी का आइडिया उन्हें कब आया, जब उन्होंने when he was looking at X-ray photos of chemical structure। केमिकल स्ट्रक्चर, एक हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज जब वो देख रहे थे तो उनको सेल की लाइफ की थ्योरी का आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it। अब जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो और एकदम से उनकी दिमाग में सेल की थ्योरी ऑफ सेल लाइफ ये आइडिया तो आ गया, बट ही डिडंट शो हिज हैप्पीनेस बाय शाउटिंग यूरेका। अब ये यूरेका वर्ड है, जब आर्किमिडीज जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, जब भी वो कुछ अचीव करते थे तो वो खुशी से बोलते थे यूरेका, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। एंड इवन ही डिडंट से आई हैव गॉट इट, येस आई हैव गॉट इट, ऐसा भी कुछ नहीं उन्होंने बोला। ही डिडंट एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA। रादर उन्होंने ये बिलीव किया कि ये जो फाइंडिंग्स हैं विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन की, उन्होंने जब ये एक्सरे फोटोज देखी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की जो एक्सरे फोटोज देखी, तो उन्होंने ये बिलीव किया, उनको ये एहसास हुआ कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन की, उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन तो फाइंड आउट किया है, उसके रिलेटेड तो सर्च जो इनकी कंप्लीट हुई है। रादर ही ऑल्सो उन्होंने ये भी सोचा कि द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, कि बायोलॉजी की एक बहुत ही पजल सा जो एक बहुत पजलिंग क्वेश्चन था उसका भी आंसर उन्हें इस केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज को देख के मिला। और ये क्या आंसर था, किस चीज़ का आंसर था, कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि एक सेल जो है वो डीएनए के अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को किस तरह से रीड कर सकता है। सो डीएनए क्या है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक सब्सटेंस है जो कि एक सेल के न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस क्या है? सेल का सेंट्रल पार्ट है। एक सेल, उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, एंड डीएनए उस न्यूक्लियस के अंदर है। सो इट इज़ दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और यही डीएनए है जो कि हेरिडिटी कंट्रोल करता है, मतलब हेरिडिटिकली जो हमें कुछ एक क्वालिटीज़ मिलती हैं वो इस डीएनए के कारण ही मिलती हैं। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और यही डीएनए जो है वही एक सेल के फंक्शन और फॉर्म को डिटरमाइन करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो इस तरह से जो डीएनए है वही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे कोई हमने घर बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट पेपर पे लेते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो सेम वे यहाँ पे हमें कहा गया है कि दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, की लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो डीएनए है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। और ये किस तरह से होता है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए
एब्राइट और उनके कॉलेज में जो रूममेट थे, उनका जो फ्रेंड था, उनके साथ जो वर्क कर रहा था, दे वर्कड ऑल दैट नाइट। उस रात उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पिक्चर्स ड्रॉ करने में, और प्लास्टिक मॉडल्स जो है मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने पूरी रात लगा दी, ताकि वो इस चीज़ को शो कर सकें कि डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। और उसके बाद उन्होंने मिलकर पेपर लिखा जिसको पब्लिश करवाया, और जिसमें ये एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। अब नाउ मॉलिक्यूल्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर representing smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in chemical reactions। तो ये molecules यहाँ पे हमने शो किए हैं। Surprising no one who knew him, Richard A. Bright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। तब उनकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 1510, 1510 स्टूडेंट्स थे। और सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, और किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ जो उसको जानते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, डिटरमाइंड स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली सबको पहले से ही पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। तो जब वो सेकंड प्लेस पे रहे, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की विद हाईएस्ट ऑनर्स, और हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और सेकंड स्टूड के वो सेकंड रहे, अपनी सेकंड पोजीशन पे रहे पूरे कितने स्टूडेंट्स में से? 1510 स्टूडेंट्स में। तो जब वो सेकंड प्लेस पे रहे तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि दे वर वेल नॉन कि रिचर्ड ए ब्राइट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे। ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो उसके बाद एब्राइट जो थे ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बनने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर उनकी ये थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है, ठीक प्रूव होती है, तो क्या होगा? इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ की प्रोसेस को समझने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other diseases। और moreover लाइफ की प्रोसेस को तो समझने के लिए ये डेफिनेटली अच्छी ही रहेगी, एक सक्सेसफुल कदम रहेगा। और moreover इससे और क्या पता चल जाएगा? It could also lead to new ideas for preventing some type of cancer। कैंसर और बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी इसके जो आइडियाज़ होंगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब पॉसिबल है कैसे? ब्राइट की सिर्फ साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी थी, उनकी इंटरनल मोटिवेशन थी, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट था, ये सब उसी के कारण पॉसिबल है। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। तो उनकी जो हाई स्कूल की रिसर्च जो हाई स्कूल से शुरू हुई into the purpose of the sports of monarch, कि जो उनकी ये रिसर्च थी कि जो प्यूपा के ऊपर, मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पोर्ट्स हैं उनका क्या पर्पस है, तो ये जो रिसर्च जो उन्होंने शुरू की थी, इट इवेंचुअली लेड हिम टू द थ्योरी ऑफ सेल लाइफ। तो ये धीरे धीरे उनको किस तरफ ले गई? सेल की जो लाइफ है उसकी थ्योरी की तरफ। दैट मीन्स ही बिकेम सक्सेसफुल इन गिविंग द थ्योरी टू साइंस वर्ल्ड अबाउट सेल्स लाइफ। Richard A. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests। अब जो रिचर्ड ब्राइट हैं वो साइंस में इंटरेस्टेड रहे हैं कब से? जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, बट नॉट सो डीपली। बट वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे कि उनके पास बाकी एक्टिविटीज़ और बाकी इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्टेड थे और बाकी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ए ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड
अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। अब वो एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे एंड ऑल्सो अ गुड कैनोइस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे कैनो चलाने में भी, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। तो और बाकी की आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थी जो उनमें भी ये पूरा इंटरेस्ट लेते थे। दैट मीन्स ही वॉज एन ऑल राउंडर पर्सन। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits। अब वो साइंस के रिलेटेड या फिर नेचर के रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स होती थी उसको नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स, वो इन चीज़ों की फ़ोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड थे और एक्सपर्ट थे फोटोग्राफी में रिलेटेड टू नेचर एंड साइंस। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। और अपने हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब ऑलवेज ए ग्रेड रहे हैं, हाईएस्ट ग्रेड रहा है उनका स्टडीज़ में। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब जैसा कि स्टडीज़ उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं थी, उनका माइंड जो बहुत शार्प था एंड ही वॉज ऑलवेज द हाईएस्ट अचीवर इन द फील्ड ऑफ स्टडीज़। तो उन्होंने बाकी की जो अपनी एनर्जी थी, जैसे उनको स्टडीज़ में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती थी, सो ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स डिबेटिंग एंड यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो ये दो क्लब्स जो उन्होंने ज्वाइन कर रखे थे, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड क्लब्स, तो इनकी तरफ उन्होंने अपनी सारी एनर्जी डाइवर्ट की बाकी की। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। अब रिचर्ड ए वेयर जो कि उनके एसएसटी टीचर थे, सोशल स्टडीज़ टीचर, और इन दोनों के लिए जिन्होंने एडवाइस की थी, जो इस दोनों क्लब्स डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के जो एडवाइज़र भी थे, तो वो हमेशा उनको एडमायर करते थे रिचर्ड एब्राइट को। कि वो क्या कहते थे, मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, सो ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। यस, यहाँ पे ये बोला गया है कि वो एडमायर करते थे रिचर्ड एब्राइट अपने एसएसटी टीचर को, जो कि एडवाइज़र भी थे इन दोनों क्लब्स के और मोरोवर एसएसटी टीचर भी थे उनके। सो मिस्टर वेयर वॉज परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, ही इज सेइंग कि उनके लिए, एब्राइट के लिए, मिस्टर वेयर जो उनका एसएसटी टीचर थे वो एक परफेक्ट पर्सन थे। क्योंकि ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, क्योंकि उन्होंने एब्राइट को बहुत मोटिवेट किया और नए नए आइडियाज़ के लिए उनके माइंड को ओपन किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। अब मिस्टर वेयर भी एब्राइट के लिए बहुत एक एडमायरर है, वो एडमायर कर रहे हैं उसे, रिचर्ड एब्राइट को, वो बाय सेइंग कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, जब भी वो हमेशा हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे एब्राइट। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing his all research with butterflies and other interests। Now Mr. वेयर कहते हैं कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो ये थी कि जो रिचर्ड एब्राइट है, अपनी साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको तो कंटिन्यू रखा ही था उन्होंने, साइड बाय साइड ही यूज टू स्पेंड 3 to 4 hours एट नाइट, रात को 3 से 4 घंटे वो स्पेंड करते थे डिबेट के रिलेटेड रिसर्च में। रिचर्ड वॉज कम्पेटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। अब भी वो कंटिन्यू करते हैं, मिस्टर वेयर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते कह रहे हैं कि रिचर्ड जो है वो एक कम्पेटिटिव, उसकी नेचर जो कम्पेटिटिव थी, बट नॉट इन बैड सेंस, बट बुरी सेंस में नहीं। He explained Richard was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize। वो कहते हैं कि रिचर्ड जीतने के लिए सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि वो जीतना चाहता था या फिर वो प्राइज गेन करना चाहता था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। और जबकि वो इंटरेस्ट किस में लेता था, ही वॉज विनिंग, उसकी कंपेटिटिव जो नेचर थी वो किस तरह से थी, एक गुड सेंस में थी कि ही वांटेड टू विन बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट, वो अपने आप में ही और सुधार करना चाहता था, ही वांटेड टू डू द बेस्ट, दैट्स व्हाई ही वाज इंटरेस्टेड इन विनिंग एंड फॉर द राइट रीजंस ही वांट्स टू बी द बेस्ट। वो खुद बेस्ट बनना चाहता था, ये नहीं कि किसी को हराना चाहता था या फिर प्राइज जीतना चाहता था, ऐसा नहीं, ही जस्ट वांटेड टू डू द बेस्ट। तो इस वजह से वो उनकी जो कंपैटिटिव नेचर थी वो एक गुड सेंस की कंपैटिटिव नेचर थी।
एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही उनकी जो बेस्ट क्वालिटी थी सबसे ज़्यादा जिससे वो साइंटिस्ट बने। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। अब कौन कौन सी और भी क्वालिटीज़ थी इसके साथ साथ? एक तो फर्स्ट रेट माइंड, दैट मीन्स उनका माइंड बहुत शार्प था। क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कुछ भी चीज़ को समझने की, सीखने की, फाइंड आउट करने की। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और साइड बाय साइड इनका मिक्सचर कि उन्हें जीतना है, अपने आप को बेस्ट शो करना है और दुनिया को बेस्ट देना है। जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें परफेक्शन देनी है और परफेक्शन दी बेस्ट जो है उनको प्रूव करना है फॉर द राइट रीजंस। फॉर द राइट रीजंस अगेन यहाँ पे इसी बात को लिया गया है कि बेस्ट मीन्स बेस्ट, उनको सिर्फ बेस्ट देना है, ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाना है। A bride has three qualities from the time the book. A bride has these qualities. तो A bride में ये सारी qualities थी जिसके कारण वो scientist बने। From the time the book the travels of Monarch X opened the world of science to him. अब ये जो बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मोनाक जो उनकी मदर ने ला के दी थी उन्हें, तो दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इससे उनकी साइंस वर्ल्ड की शुरुआत हुई। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और इस बुक की वजह से उन्होंने अपनी साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी थी, जानने की जो उनकी इच्छा थी, आगे से आगे जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते गए वो सिर्फ इसी बुक के कारण उनके लिए पॉसिबल हुआ। So with this, our chapter has come to an end. I hope you have well understood it, and if you have not understood it, so you can listen to it again, then definitely you would come to know about the brief description given in the chapters. So with this, thank you and have a nice day.